नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज और मैं आपके साथ सुनील चतुर्वेदी। चलते हैं कुछ खास खबर की ओर। संसद के शीतकालीन सत्र का सोमवार को 10वां दिन है। राहुल गांधी ने संसद परिसर में पीएम नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी का मुखौटा पहने सांसदों से बातचीत की। राहुल ने सांसद से पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं। इस पर अडानी का मुखौटा पहने सांसद ने कहा कि कुछ भी चाहता हूँ, एयरपोर्ट चाहिए। राहुल ने पूछा कि अगला क्या लेने की कोशिश कर रहे हो। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि हमारा विजन साफ है, वो हमारा एक्चुअली मीटिंग शाम को है। इस पर राहुल जोर से हंसे। बगल में खड़े एक अन्य सांसद ने कहा कि भैया ये पार्लियामेंट को छोड़ देना। राहुल ने पूछा आप अपने रिश्ते के बारे में बताइए। मुखौटा पहने सांसदों ने कहा कि हम दोनों सब मिलकर करेंगे। राहुल ने पूछा कि आपकी कब से पार्टनरशिप चल रही है। इस पर मुखौटा लगाए सांसदों ने कहा कि सालों साल से। राहुल ने पूछा कि फ्यूचर कैसा है। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि मैं इंडिया हूं। राहुल ने पूछा कि ये पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि अमित भाई से पूछना पड़ेगा, मैं जो भी बोलता हूं ये करते हैं। राहुल ने मोदी का मुखौटा लगाए सांसद की तरफ मुखातिब होते हुए पूछा कि आजकल कम बोलते हैं। इस पर अडानी का मुखौटा लगाए सांसद ने कहा कि आजकल थोड़ा टेंशन में है। हालांकि ये सारी चीजें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। मैं जो भी बोलता हूँ आप क्या क्या बोल रहे हो। मैं कुछ भी चाहता हूँ। क्या चाहते हो। कुछ भी पोर्ट चाहिए, एयरपोर्ट चाहिए। क्या कर रहे हो। मोबाइल नीचे कर लो यार, मोबाइल नीचे कर लो। मोबाइल प्लीज मोबाइल नीचे, मोबाइल थोड़ा नीचे करके आज भाई होने तक भैया ये पार्लियामेंट छोड़ देने भैया। देखते हैं आप आपका रिश्ता, आपके रिश्ते भाई कौन है भैया। हम दोनों का एक ही है। मैं जो भी बोलता हूँ हम दोनों मिलकर सब करेंगे। अच्छा, वो कब से आपकी पार्टनरशिप चल रही है। माइक थोड़ा नीचे कर लो यार लगा तो दिया माइक। फ्यूचर आपका माइक नीचे कर लो थोड़ा ना। हमारा पूरा हम क्या करें। पार्लियामेंट क्यों नहीं चलने दे रहे हैं। हम सारे ऑपोजिशन को मतलब वो आदमी गायब है। अमित भाई आए नहीं थे आज हाउस में। अमित भाई से पूछना पड़ेगा। मैं जो भी बोलता हूँ ये बड़े सीरियस लग रहे हैं। कम बोलते हैं आजकल। थोड़ा टेंशन में पड़ोसी बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पूर्व राज्यसभा सदस्य और जमीयत उलेमा ए के हिंद के अध्यक्ष मौलाना मसूद असद मदनी ने नाराजगी जाहिर की है। बिहार के किशनगंज पहुंचे जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने सख्त शब्दों में कहा कि बांग्लादेश को ऐसा नहीं करने का संदेश देने की कोशिश की है। मौलाना महमूद असद मदनी से जब पूछा गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदू धर्म गुरुओं को जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, इस सवाल के जवाब में मदनी ने कहा वहाँ अगर मुसलमान है, अगर वो किसी गैर मुस्लिम के साथ गलत मामला करे, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये इस्लाम के विरुद्ध है। न केवल बांग्लादेश बल्कि हर मुल्क से अपील करते हैं कि वो अपने अक़लियतों की हिफाजत करे, उनको सम्मान दे, उनके सम्मान के अधिकारों को छीनना नहीं चाहिए। अक़लियतों पर हमला इस्लाम में इजाज़त नहीं है। इससे पहले मौलाना मदनी ने रविवार को मंच से कहा कि विकास जरूरी है, लेकिन जाति धर्म के आधार पर भेदभाव देश के साथ गद्दारी है। उन्होंने मौजूदा हालात पर चिंता जताई और अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे भेदभाव पर सवाल उठाए। उन्होंने सरकार से ऐसे मामलों पर रोक लगाने की मांग की है। कार्यक्रम में संभल हिंसा और वक्फ संशोधन विधेयक पर भी चर्चा हुई। देश भर से आए उलेमाओं ने राष्ट्रीय एकता और भाईचारे का संदेश दिया। जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने किशनगंज में एक जनसभा को संबोधित किया। मौलाना मदनी ने कहा कि किसी भी सभ्य समाज के लिए इंसाफ सबसे जरूरी है। सड़कें और विकास जरूरी है, लेकिन अगर इंसानों के बीच जाति और धर्म के आधार पर भेदभाव होता रहेगा तो ये देश के साथ सबसे बड़ा विश्वासघात होगा। यही कहेंगे कि कोई अगर मुसलमान है और किसी गैर मुस्लिम के साथ गलत मामला करे तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। ये इस्लाम का विरोध है। तो आप बांग्लादेश से अपील करेंगे कि वो हर मुल्क से अपील करते हैं कि अपने अक़लियतों की हिफाजत करें, उनको सम्मान दें। सम्मान का जो अधिकार है वो छीनना नहीं चाहिए। हिंदुत्व की राह पर निकल चुकी भारतीय जनता पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले अपना मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। इस राह पर भारतीय जनता पार्टी के फायरब्रांड नेता केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा के जरिए इसकी पहल की, तो भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल को केंद्र शासित प्रदेश की मांग कर हिंदुत्व की ओर एक और कदम बढ़ा दिया है। हालांकि ये मांग कोई नई नहीं है।
इसके पहले भी सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग उठती रही है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर चर्चा का बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। इसके पहले भी सीमांचल को केंद्र शासित राज्य बनाने की मांग उठती रही है, पर वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने एक बार फिर चर्चा कर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया है। भाजपा के विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने सीमांचल के इलाके में हिंदुओं के अल्पसंख्यक हो रहे मुद्दे का उठाते हुए केंद्र सरकार से किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया के साथ बंगाल के कुछ जिलों को शामिल कर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग की है। वजह बताते हुए बचौल ने कहा कि बिहार के 4 जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठियों के कारण हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। सीमावर्ती राज्यों के ऐसे जिलों को जोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहिए। दरअसल हो ये रहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठिए यहाँ की महिलाओं से शादी कर लेते हैं और ये अपनी पत्नी को आगे कर पंचायत से लेकर विधानसभा तक का चुनाव लड़ते हैं। एक आंकड़े के जरिए निशिकांत दुबे ने ये जानकारी दी कि झारखंड में कम से कम 100 गाँव ऐसे हैं जहाँ के ग्राम प्रधानों के पति मुस्लिम हैं। यही आरोप भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने भी लगाते हुए कहा कि घुसपैठियों का असर अब सीमांचल से आगे निकलकर दरभंगा, मधुबनी और झंझारपुर के इलाकों में दिखने लगा है। राज्यों के पुनर्गठन और इससे जुड़े संवैधानिक प्रावधानों की जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई हैं, ऐसे नासमझी भरे बयान सुर्खियां तो बटोर सकते हैं, लेकिन इन बयानों को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। ऐसे बयानों को खारिज करना चाहिए, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं बचता है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने दावा किया है कि उन्होंने 34 साल के सार्वजनिक जीवन में 280 करोड़ रुपए से अधिक जरूरतमंद लोगों को बांट दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना और बिहार की बाढ़ जैसी आपदाओं के दौरान उन्होंने अपने जमीनें बेचकर लोगों की मदद की। पप्पू यादव ने एक यूट्यूब पॉडकास्ट में ये जानकारी दी है। उन्होंने रंगदारी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि वो रोजाना लाखों रुपए लोगों की मदद में खर्च करते हैं। पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना महामारी के दौरान उन्होंने 90 कट्टा जमीन बेचकर 5 करोड़ इकट्ठा किए थे। इस पैसे से उन्होंने लोगों की मदद की। हाल ही में बिहार में आई बाढ़ के दौरान उन्होंने अपनी पत्नी और राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन से छुपाकर पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दी। इससे मिले 3 करोड़ रुपए से उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत अभियान चलाया। पप्पू यादव ने बताया कि वो लोगों की मदद के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक यूट्यूब पॉडकास्ट में पप्पू यादव ने बताया कि कोरोना में पैसा नहीं था तो अपने ऑफिस के पीछे 90 कट्टा जमीन 5 करोड़ में बेच दिया। बाढ़ में पैसा नहीं था तो पत्नी को बताए बिना पूर्णिया में 5 बीघा जमीन बेच दिए। कोरोना के दौरान पटना में हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाते थे, दूध देते थे। उन्होंने ये भी दावा किया कि कोरोना के दौरान उन्होंने 10,000 से अधिक लोगों के अंतिम संस्कार में मदद की और लाखों रुपए के रेमडेसिविर इंजेक्शन बांटे हैं। उन्होंने बताया कि वो रोजाना 5 रुपए से अधिक लोगों की मदद में खर्च कर देते हैं। अब आपको बताते हैं पप्पू यादव के पास इतने रुपए कहां से आते हैं। उन्होंने बताया कि इतने पैसे उनके परिवार, दोस्त और जानने वाले देते हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान उनके पास पैसे नहीं थे, तब उनकी बहन ने 80 लाख रुपए की मदद की थी। उनकी बहन के उत्तर प्रदेश में कई कॉलेज हैं। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें ये पैसे वापस करने को कहा है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के लिए एक उम्मीदवार के खर्च की सीमा 95 लाख रुपए तय की है। पप्पू यादव ने कहा कि अगर ये वोट के लिए मदद करते तो बिहार के बाहर जाकर गुजरात में भुज भूकंप पीड़ितों की मदद नहीं करते। इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष ने उन्हें प्रशंसा पत्र भी लिखा था। उन्होंने उत्तराखंड, दिल्ली, ओडिशा, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में भी लोगों की मदद की। उन्होंने कहा कि वो अपनी संतुष्टि के लिए लोगों की मदद करते हैं, न कि वोट के लिए। गाजियाबाद में रविवार को शौचालय के पाइप में फंसा 6 महीने का मानव भ्रूण बरामद किया गया है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मकान मालिक देवेंद्र उर्फ देवा ने पाइप तोड़कर भ्रूण को बाहर निकाला। सूचना मिलने पर इंदिरापुरम पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक से पूछताछ की है। अधिकारियों के मुताबिक देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि आज सुबह पानी जमा होने के कारण पाइप फट गया था। कटे पाइप के अंदर देखा तो उसमें मानव भ्रूण फंसा मिला। देवेंद्र ने पुलिस को ये बताया कि उसके घर में 9 किराएदार रह रहे हैं। पुलिस ने उन सभी से पूछताछ की है। कानूनी कार्रवाई पूरी करने के बाद भ्रूण को सुरक्षित रख लिया गया है। सहायक पुलिस आयुक्त इंदिरापुरम स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि किराएदारों का डीएनए कराया जाएगा और भ्रूण के डीएनए से उसका मिलान किया जाएगा ताकि पता लगाया जा सके कि अपराध किसने किया है। लोगों में चर्चा इसी बात की है कि कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है। कुछ लोग इसमें तंत्र मंत्र का एंगल खोज रहे हैं। बहरहाल पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए नमस्कार।